हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और न्यूमेरिकल एबिलिटी आज हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक जो हमारा है परसेंटेज। स्टूडेंट, परसेंटेज काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ भी चुके हैं। दूसरा, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। सारे के सारे जो 2020 में भी पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रेशियो के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आप लोग ध्यान से एक एक चीज को सुनते हुए चलिए और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सफलता बैच के बारे में बता देना चाहता हूं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में हमने सफलता बेंच को लॉन्च किया है। इंग्लिश का मतलब है कि प्योर इंग्लिश रहेगा, वहां पर पढ़ाया भी इंग्लिश में जाएगा और कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा। हिंदी का मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन पढ़ाया आपको एक्सप्लेन हिंदी में किया जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर आपके पास है। आप ये व्हाट्सएप भी कर सकते हो या कॉलिंग भी कर सकते हो। इस कोर्स के फीचर क्या क्या है? 400+ आवर आपके वीडियो लेक्चर है, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 100+ स्टडी नोट्स है, 7000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1 ईयर की वैलिडिटी है, डेली असाइनमेंट। आप इसे वेब पर भी देख सकते हो और ऐप पर भी देख सकते हो। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ भी आपको इस लेक्चर की मिल जाएगी। उसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा exam.prashantchaturvedi.com पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज की क्लास का। नंद किशोर गेव 35% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ एंड 50% टू हिज सन। Now he left with rupee 11,250. What is the amount he had in the beginning? स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना होता है कि कहीं पर रिमेनिंग वर्ड यूज तो नहीं हुआ है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब जो भी बात की गई है वो टोटल में से ही की गई है। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं स्टार्टिंग में नंद किशोर के पास 100% था, जिसमें से 35% ये अपनी वाइफ को दे देता है। 35% इसने अपनी वाइफ को दे दिया। और स्टूडेंट, इस टोटल का 50% वो अपने बेटे को दे देता है, क्योंकि कहीं पर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ, तो ये 50% अपने बेटे को दे देता है। कुल मिला के अभी तक ये दे कितना चुका है? 85%। 35 + 50, 100 में से 85% ये दे चुका है। तो अब इसके पास रिमेनिंग कितना बचा? 15%। इसी 15% की वैल्यू 11,250 रुपीज दी गई है। 1% की वैल्यू आप लोग इजीली निकाल लेंगे, 11,250 डिवाइड बाय 15। अगर कट करेंगे हम लोग तो सीधा सीधा कट हो जाएगा हमारा 625 टाइम्स। तो 1% 100% की वैल्यू, क्योंकि इनिशियली 100% था इसके पास, तो ये आ जाएगा 62,500। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप इजीली इसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड यूज हो जाता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। अशोक गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, 50% ऑफ द रिमेनिंग, यहां पर देखो ये रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है, टू हिज सन, एंड 75% ऑफ द फर्दर रिमाइंडर, फिर से रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है, टू हिज डॉटर। ही इज नाउ लेफ्ट रुपी 11,700। व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट दैट ही हैड? क्वेश्चन आसान है। ओरिजिनल अमाउंट आप लोग मान लीजिए उसके पास 100% था या 100 था, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका 28%, 100 का 28% 28 ही होता है, ये तो दे देता है अपनी वाइफ को। अगर 100 में से 28 इसने अपनी वाइफ को दे दिया, 50% ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा? 72। 72 का 50% मतलब 36 इसने अपने बेटे को दे दिया। 75% ऑफ द फर्दर रिमेनिंग, अब 72 में से 36 जा चुका है, तो अब कितना बचा? 36। तो 36 का 75% मतलब 3/4, जो कि कितना हो जाएगा? 27। ये अपनी डॉटर को दे देता है। 36 में से अगर 27 उसने अपनी डॉटर को दे दिया तो फाइनली उसके पास कितने बचा? 9। उसके पास कितना बचा? 9। इसी 9 की वैल्यू आपको 11,700 दी गई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,700 डिवाइड बाय 9, ये कट हो जाएगा सीधा सीधा 1300 टाइम्स। अगर 1 की वैल्यू 1300 है तो इनका हमने इनिशियली 100 मानी थी, 100 एज्यूम की थी, जो कि आ जाएगा कितना? 1,30,000। बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो हमें देखना है कि बार बार अगर रिमेनिंग वर्ड यूज हो रहा है तो उसे किस प्रकार हम लोग हैंडल करेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि इजी ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं।
अब एक और देखते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग सा टाइप का है, देखते हैं क्या है। 28% ऑफ ए ग्रुप आर मैरिड, ठीक है, 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन, 60% मैन आर अनमैरिड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन। ठीक है, एक ग्रुप है जहां पर टोटल मैं एज्यूम कर लेता हूं 28% रहे होंगे, इसमें से 28% मैरिड है, मतलब इसका 28% तो 28 ही रहेगा, तो 28 में कुछ मैन भी है और कुछ वुमेन भी है। ऐसा नहीं है कि 14 मैन है और 14 वुमेन, नहीं, ग्रुप है एक, उसमें कुछ मैन है कुछ वुमेन है, सबको गिना गया तो 28 लोग जो है वो मैरिड है। 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन, अगर टोटल हमारे पास 100 है, इसका 40% मतलब 40 मैन वुमेन है, तो 60 मैन रहे होंगे, ये वुमेन है और ये मैन है। अब इसने आगे क्या कहा है उस चीज को समझना है, आगे क्या कह रहा है, 60% मैन आर अनमैरिड, मतलब 60 का 60%, 60 का 60% कितना होता है 36, तो 36 क्या है, अनमैरिड मैन है, अनमैरिड, तो 60 में से अगर 36 चला गया तो कितना बचेगा अब हमारे पास 24 जो मैन है वो मैरिड है, 24 मैन जो है मैरिड है। अच्छा, टोटल मैरिड कितने हैं 28, जिसमें से 24 मैन है, तो 4 कौन रही होगी, वुमेन, 4 वुमेन मैरिड रही होगी, तो 36 वुमेन अनमैरिड रही होगी। बात समझ में आती है। अब इसने हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैरिड मैन 24 है और अनमैरिड वुमेन कितनी है हमारे पास 36, अगर मैं 12 से कट करूंगा तो आंसर विल बी 2:3, तो रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा 2:3। बहुत बेहतरीन और शानदार सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। अब सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, 11th-12th का मैथ आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि अगर एक सेट एन ए बराबर अगर आपको दिया गया है, वो इसके एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 और एन बी आपको दिया गया है 3 4 5 6। स्टूडेंट अगर यहां पर मैं कहूं एन ए यूनियन बी, तो आप लोग क्या कहेंगे, यूनियन में सब कुछ होता है लेकिन एक चीज को 2 बार नहीं लिख सकते, एक चीज को एक ही बार लिखा जाएगा। एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन हिस्सा जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 3 और 4 दोनों में कॉमन है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है क्या, कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही आता है या नहीं आता है। इसके ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर बार लगभग इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं, आप देखो ये एन ए है, ये एन बी है, तो ये 1 2, ये तो ए है और ये बी है, 1 2 3 4 और ये 5 6, तो 3 4 दोनों में कॉमन है, 3 4 क्या है दोनों में कॉमन है। आप देखो यहां पर 3 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि जब मैंने एन ए लिया फिर प्लस में एन बी किया, तो ये जो कॉमन हिस्सा है एक बार एन ए में आया एक बार एन बी में आया, तो इसीलिए इस कॉमन हिस्से को एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि एक चीज 2 बार रिपीट नहीं हो सकती, आप लोग जानते हो। दूसरी बात, ये कब लगेगा, ध्यान से सुनना, ये एन ए है, यहां पर एन बी है और एक यहां पर हुआ है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तभी यूज होगा अगर हमारे पास एन ए पॉजिटिव है, एन बी भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और कंबाइन भी खेलते हैं, या पास हो गए, ठीक है, या दोनों तीनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, तीनों मतलब फेल हो गए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 50 फेल्ड इन इंग्लिश एंड 30 इन मैथमेटिक्स, इफ 12 स्टूडेंट फेल इन द बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो देखो फेल, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट हैं 100, आपके पास इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 50, मतलब माइनस, मैथ में फेल होने वाले कितने हैं 30, मतलब ये भी माइनस, और जो आपको ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है
12 वो दोनों में फेल होने वाला दिया है, दोनों में फेल होने वाला दिया। क्लियर होती है बात या नहीं होती है? बिल्कुल सही, क्लियर होती है। तो ये क्या जानना चाहता है? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर NA यूनियन B निकालूंगा तो यहाँ से आएगा कि टोटल ओवरऑल कितने फेल हुए सब मिला के, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 68 ये टोटल फेल हुए हैं, टोटल फेल मतलब कंबाइन भी और अलग अलग भी, टोटल होके कितने फेल हुए हैं? 68। अगर 100 में से 68 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? अगर देखा जाए तो 32। और इसने यही पूछा है कि पास कितने हुए हैं। बात समझ में आती है? क्लियर है? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्लास 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। एक क्लास है जिसमें 65% स्टूडेंट मैथ में पास हुए तो अब की बार प्लस का केस दिया गया है, मतलब ये प्लस है। 50% पास इन इंग्लिश में 50% पास हुए, 50% पास हुए। लेकिन अगर कंबाइन की बात करें 10% फेल इन बोथ। अगर आपको NA इंटरसेक्शन B की बात करनी है तो यहां पर हमें दिया हुआ है 10% दोनों में फेल हुआ है, तो मतलब यहां पे माइनस दिया हुआ है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है वो तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो हमें समझना पड़ेगा चीजों को। और कह रहा है इफ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें 40 स्टूडेंट दिए गए नंबर में कि टोटल इतने पास हुए। अब एक बात सुनो, अगर यहाँ पर 65% पास हुए, 50% पास हुए और दोनों में 10% फेल हो गए तो दोनों का 90% पास हुए होंगे। मतलब अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए। अगर दोनों का 10% फेल हुए हैं तो दोनों का 90% पास हुए होंगे। बात समझ में आई? कंबाइन होके। तो अब मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या? NA यूनियन B। तो मेरा क्या आएगा? पास, पास और पास। ठीक है, बात समझ में आती है? अब ये सॉरी प्लस है यहाँ पे, 111 में से 90 गया तो 25। तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, जो कि 40 के बराबर है। अगर 25% 40 के बराबर है तो टोटल स्टूडेंट 100% रहे होंगे, जो कि 160 के बराबर हो जाएगा, 160। आप देख लीजिए, आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 4 100 होगा। आप इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आप इसे पास पास से भी कर, मतलब यहां पर देखो फेल फेल से भी कर सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बताइए क्या आंसर होगा। इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। अब प्ले की बात कर रहा है, मतलब खेलते हैं, खेलते हैं मतलब पॉजिटिव वर्क करते हैं। 40% प्ले फुटबॉल, इसके बाद क्या आ रहा है? 50% प्ले क्रिकेट। अब प्ले मतलब खेल रहे हैं, तो कितने? 50% मतलब प्लस का काम कर रहे हैं। इफ 18% प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, तो ये 18 है क्या? ये है आपका ना खेलने वाला दोनों का, मतलब इंटरसेक्शन। और क्या है ये? निगेटिव है। इसके बाद क्या जानना चाहता है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब यूनियन जानना चाहता है। तो दोनों गेम टोटल, तो आपसे जानना चाहता है NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहां पर क्या हुआ? NA कितना है? 40, NB कितना है? 50, और यहां पर कितना आएगा? अब यही बात हमने समझनी है। यहां पर कई लोग 18 पुट कर देते हैं, लेकिन भैया ऐसा है, ये अगर यहां पर आपने पास लिखा है, अगर आपने यहां पर पास लिखा है तो यहां पर भी पास ही होगा, ये यहां पर भी पास ही होगा, तो यहां पर भी पास ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर दिया 18% फेल। अगर दोनों का 100% का 18% फेल हुआ है तो जाहिर सी बात है 82% क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा? 82। तो 90 माइनस 82, 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, या दोनों खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। पास कह लो या क्रिकेट खेल लो, या मतलब प्ले कह लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? 4th ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे वोटिंग वाले क्वेश्चन की। हाँ, वोटिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके ऊपर, तो चलिए समझते हैं। देखो, अगर आपके पास 2 कैंडिडेट हैं A और B, और कोई भी वोट खराब नहीं होती है, कोई भी वोट खराब नहीं होती है, तो टोटल वोट जो होती है वो होती है 100%। टोटल वोट कितनी होती है? 100%। जाहिर सी बात है, अगर A को 60% वोट मिल जाए तो B को 40% मिलेगी। अगर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हो रही है और सारी की सारी वोट डाली जा रही है, या पोल्ड वोट, देखो जीत या हार का जो फैसला है वो कौन करता है?
पोल्ड वोट करता है, जो डाली गई है बस उसी से पता चलेगा किसे कितनी वोट मिली है, और जीत हार का फैसला भी यही करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे और अच्छा समझ में आएगा। इन ए इलेक्शन कैंडिडेट गेट 44% ऑफ वोट्स एंड लॉस बाय 840 वोट। व्हाट इज द टोटल वोट पोल्ड इफ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। एक बात देखो, 2 ही कैंडिडेट है, ए और बी। मैं मान लेता हूं अगर ए को 44% वोट मिली है तो बी को 56% वोट मिली होगी, क्योंकि टोटल तो 100% ही होना है या नहीं होना है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12% आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 840। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो 100% वोट रही होगी, जो पोल्ड हुई होगी वो भी अपने आप में 100% रही होगी, तो कितनी आ जाएगी 7000। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जाहिर सी बात इतना समझना था कि अगर एक को 44% मिला है तो दूसरे को 56% मिला होगा, सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। टोटल हमारे पास 100 वोट थी, लेकिन 8% लोगों ने वोट नहीं डाली। तो डाली कितने ने, 92 लोग गए वहां पर वोट डालने के लिए, या 92% आप कह सकते हो। इसके बाद क्या कह रहा है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द वोट। देखो ये तो आपकी टोटल वोट, ये आपकी पोल्ड वोट, ठीक, ये आपकी पोल्ड वोट, क्योंकि 8 ने वोट नहीं डाली। अब वो कह रहा है 48% ऑफ टोटल वोट। इस बात का ध्यान रखना है, 48% ऑफ टोटल वोट मतलब किसका 48%, 100 का, क्योंकि ये है तो 100 का 48% तो 48 ही होता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे 48 वोट मिली है। तो जीतने वाले, लेकिन डली तो कितनी है 92 ही डली है। अगर जीतने वाले को 48 वोट मिली है तो हारने वाले को 44 वोट मिली होगी। तो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 4% ज्यादा वोट पा रहा है, 4%, जिसकी वैल्यू कितनी है 1100। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 275। ये कट जाएगा पूरा पूरा 275 टाइम 100%, क्योंकि टोटल तो 100% ही थी। कितनी हो जाएगी 27500। आपके पास फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा रखा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ भी चलना है। अब बात करेंगे पास और फेल की, पास और फेल की। और पास और फेल क्वेश्चन से ही समझेंगे कि क्या कहानी होती है पास और फेल के क्वेश्चंस की। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझना। ए स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क्स एंड पास बाय 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट है जिसे 40% नंबर मिलते हैं और ये 30 से पास हो जाता है, मतलब जितना पास होना चाहिए था उससे 30 नंबर फालतू आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा जो कैंडिडेट है उसे 30% वोट मिली और ये क्या हुआ 40 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर पासिंग मार्क्स x थे तो पहले का x + 30 आया और दूसरे का x - 40 आया। ठीक है। अब दोस्तों अगर देखा जाए डिफरेंस, अब क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स तो हमेशा 100% होते हैं, क्योंकि जितने में से हमें मिलता है वो 100% माना जाता है। भाई अगर हमारा 80% मार्क्स आ रहा है तो कितने में से 100% में से, टोटल मार्क्स 100% रहे होंगे, उसमें से हमारा 80% मार्क्स आया होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर ये बात कहें कि भैया यहाँ पर अंतर कितने का डिफरेंस, आप कहोगे सर 10% का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, देखो 30 से पास तो इधर जाएगा +30 और 40 से फेल तो वो इधर जाएगा -40। तो डिफरेंस तो 70 का आएगा ना। तो 10% की वैल्यू 70 है। अगर मैं दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा देता हूं तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। ये था आंसर। क्लियर है। मैक्सिमम मार्क्स उसने पूछे थे। ठीक है। तो 700 में से मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 700 का 40% मिलता है तो 30 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और 30% मिलता है तो 40 नंबर कम आ जाते हैं। इन केस अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछता या पासिंग मार्क्स, पहले आपसे पासिंग मार्क्स पूछ सकता था, तो आप कहते टोटल मार्क्स तो कितना है 700 है। अगर 700 का 40% मिलता है मतलब 280 अगर मिलता है तो 30 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, 30 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर 280 में आपके 30 नंबर ज़्यादा है तो पास होने के लिए आपको 250 नंबर ही काफ़ी थे। पास होने के लिए 250 नंबर ही काफ़ी थे। तो ये पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है कि आपको 250 मार्क्स चाहिए थे, कितने में से 700 में से इंटू 100, जो भी आएगा परसेंटेज आप बता सकते हो पॉइंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन भी पूछने की बहुत बहुत संभावनाएं होती है। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पे सुनो, कोई फ्रैक्शन है, अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब अगर आपका न्यूमरेटर को, अगर आपके न्यूमरेटर को 20% बढ़ाया जाए तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% है और डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है। अगर न्यूमरेटर को 20% बढ़ा रहे हैं तो ये 120% हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर को 30% बढ़ा रहे हैं तो ये 130% हो जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है, जितना परसेंट इंक्रीज करेगा उसे 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर अपने आप में 100% है, डिनोमिनेटर अपने आप में 100% है। अब क्वेश्चन क्या रहा है? If a numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator is increased by 150%, the resultant fraction is 4/15. What is the original fraction? अब एक बात सुनो, मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का एक फ्रैक्शन था, लेकिन अब इसने एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी? अगर इसे 140% इंक्रीज किया जाए, ये ऑलरेडी अपने आप में 100% है, 140% इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा? 240%। और इसके बाद क्या रहा है? डिनोमिनेटर को 150% इंक्रीज किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 250% इंक्रीज ही किया जा रहा है। तब जाके ये भिन्न जो है वो 4/5 आ जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, ये इधर ये इधर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर 4 गुना कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25, और ये आ जाएगा 5 गुना 24। अगर यहाँ कट करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये गलत तो नहीं किया ना मैंने कुछ भी? 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, 4 पंजे, अच्छा 4, ये 15 है, सॉरी यहाँ पर 15 है, तो 3 बार कटेगा, 3 छंग 18, तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? ये 5/18, ये 15 था यहाँ पर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 5/18। क्लियर? चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने याद रखना है कि मान लो अगर कह दे कि 250% इंक्रीज हो जाए तो आप क्या कर देंगे उसे? 350, क्योंकि 100 तो वो खुद है ही है, 100 तो वो खुद है। अब जैसे यहां पे देखो, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250%। आपके पास फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है जी, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया 250%, तो कितना हो गया ये? 350%। और डिनोमिनेटर को 400% इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया? 500%। और इतना होने के बाद कितना हो गया? 7/17। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, अगर मैं इसे कट करूंगा तो ये 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, और अगर यहाँ पर कट करूंगा तो ये 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर ये आ जाएगा 10/17, 10/17। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मैं आपको ठीक है, अगर ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है यहां पर? ध्यान से देखो। द एक्सपेंसेस ऑन राइस fish and oil of a family are in the ratio 12, 30, 17 and 3। देखो, राइस, फिश और ऑयल पर कितना दिया गया है? 12, 17 एंड 3, यही दिया गया है। इसके बाद क्या कह रहा है ये? इफ द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल आर इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50%। इंक्रीज इसे 20% किया गया, इसे 30% और इसे 50%। तो क्या जानना चाहता है? द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दोज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय। पहले ये फैमिली टोटल कितना खर्चा कर रही थी? अगर मैं इसे जोड़ दूं टोटल को तो 32 रुपीज खर्च कर रही थी, मैंने पूरे को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इनका खर्चा कुछ बढ़ गया। किस हिसाब से बढ़ गया? 12 का 20% जो कि होता है 2.4, यहां पर बढ़ गया। 17 का 30%, 17 आती है 51, 3 का 50% मतलब आधा 1.5। तो स्टूडेंट टोटल खर्चा अगर मैं देखूं जोड़ने के बाद तो 9 बढ़ रहा है। टोटल खर्चा क्या कर रहा है? 9 इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जिस चीज के लिए 32 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब उसके लिए 41 रुपए खर्च करोगे। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आपका 9 का इंक्रीमेंट है किस पे? 32 पे इंटू 100। क्लियर होती है बात? क्लियर होती है? अगर मैं कट करूं 8, ये आएगा 28, 1/8% इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर?
अब आते हैं आपका नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आता है यार, अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आता है, आसान आसान आता है। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये आपका देखो, मैं सेम टू सेम पेपर से उठा के लाया हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। 36% ऑफ 850 प्लस x% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 592 बराबर 750। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है। अब देखो समझने वाली बात यह है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो, ठीक, एक सेकेंड यहां पर ध्यान से देखेंगे हम। हमसे जानना चाहता है x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हो? x की वैल्यू यहां पर कोई सीधा सीधा शॉर्टकट लग सकता है क्या? ये बराबर आ रहा है 75 के। अब देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक होल नंबर आएगा, पूरा पूरा होल नंबर आएगा। ठीक है, कैसे भैया? आप इसे सॉल्व करो, 36% ऑफ 850 पॉइंट में नहीं आएगा, होल नंबर आएगा एक। ठीक है, ये क्या आएगा? होल नंबर आएगा। प्लस अगर अब ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा x/100। मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, पूरा तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। और ये बराबर किसके आ रहा है? एक होल नंबर के बराबर आ रहा है। मतलब ये भी आपका क्या है कि एक होल नंबर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो यहां पर भी आपका x की जगह एक होल नंबर ही होना चाहिए जो कि इसे पूरा पूरा सॉल्व कर दे, मतलब जो कि 592 को पूरा पूरा कट कर देगा। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन के थ्रू लेके चलूं 89%, ध्यान से सुनना, x की जगह अगर 89 है, x की जगह मान लो 89 है, तो 592 का 89% कभी भी होल नंबर नहीं देगा, पॉइंट में देगा। ठीक है, 73 भी पॉइंट में देगा, 82% भी ऑलवेज पॉइंट में आएगा। 75% का मतलब होता है 3/4। तो मतलब आंसर वो, अगर 3/4 है तो 4 जो है 592 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर 75% होगा तभी ये होल नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा 75। बात समझ में आ रही है? मतलब पॉइंट में नहीं आ रहा है, इक्वल्स टू भी पॉइंट में नहीं आ रहा है, ये भी एक होल नंबर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक होल नंबर देगा या नहीं देगा। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले, क्या कह रहा है? इन ए क्लास 100 स्टूडेंट, टोटल 100 है, 50 pass in math, 70 pass in English, 5 student fail in both math and English. How much student passed in the both subject? आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए कितने? 50 पास हुए मैथ में, 70 पास हुए इंग्लिश में, लेकिन 5 स्टूडेंट फेल हुए दोनों में। अब हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट है, जो दोनों में अगर फेल हुए 5, तो पास कितने हुए होंगे? 95। तो क्योंकि मैंने अगर इसे पास लिया है, इसे पास लिया है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी पास ही लेना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 95। तो 120 माइनस 95 जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? पास हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे, बिल्कुल भी टफ नहीं पूछे। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं, बड़ा धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। द सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है। ए गोट ए 50% राइज इन हिज सैलरी एंड बी गोट 25% राइज इन हिज सैलरी। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड सैलरी। ओके, कंबाइंड सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 50% मोर है बी से। पहली बात तो अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब क्या करता हूं मैं इसे, अगर मैं 50 से कट करूंगा तो ये 3:2 आएगा, लेकिन पूरी बात परसेंटेज की हो रही है यार। तो मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से, इसे 30 एज्यूम कर लेता हूं, इसे 20, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान रह जाएगा और कुछ नहीं। अब हुआ क्या कि ये तो इंक्रीज हुई है, ए की सैलरी इंक्रीज हुई है 50%, 30 का 50% होता है 15 इंक्रीज होके कितनी हो गई? 45। भाई 50% इंक्रीज हुई है। और ये हुआ है 25%। 20 का 25% होता है, 1/5 हो जाएगा 4। तो 4 का इंक्रीमेंट यहां पर आया, 20 का 25% है ना, 20 का 25%, 1/4 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज होके 25 हो जाएगी। कंबाइंड सैलरी पहले टोटल हमारी 50 थी,
अब अगर कंबाइंड सैलरी की बात करेंगे तो टोटल 70 आ जाएगी। तो अब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? अरे जो वैल्यू पहले 50 थी अब वो 70 हो गई, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा? 2 का इंक्रीमेंट लगा किस पे? 50 पे, सॉरी 20 का इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 40%। तो आंसर हमारा होगा 40%। और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन हर बार आपसे हर बार डीआई का 101% पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें पूरा पूरा परसेंटेज यूज होता है और कुछ नहीं। तो एक ग्राफ मैं आपका कराता हूं जो पूरा परसेंटेज है, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5 विलेज। 5 विलेज है, विलेज ए में 28%, विलेज बी में 18%। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, ये 28% है, यहाँ पर 18% है, यहाँ पर 14% है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16% और यहाँ पर 24% है। इधर वाली फिगर आपको साफ क्लियर दिख रही होगी। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दिए गए हैं? 5400, मतलब इसके लिए बेस 5400 को माना जाएगा, ठीक है। 5400 को मान लो मैं अगर पूछूं ए प्लस बी में टोटल कितने चिल्ड्रन हैं, आप कहेंगे ए में 28 है और बी में कितना है? 18%। 28 प्लस 18 कितना हो गया? 46%। किसका 46%? 5400 का। तो हमेशा ये समझना है किसका, ठीक है, किसका, क्लियर। अब इसके बाद ब्रेकअप ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम दोज विलेज ए बी सी डी। अब देखो जो टोटल अटेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3200, दोनों का बेस सेम अलग अलग है, इसका 5400 है, इसका 3200 है। अब अगर ए का 22% अटेंड कर रहे हैं स्कूल, तो किसका 22%? 3200 का। तो इसके लिए बेस 3200 को माना जाएगा, इसके लिए 5400 माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी समझानी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। The total number of children not attend school in village A and E and D is approximately what percent of the total number of children in A, B, C? जब भी आपसे what percent पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि X is what percent of Y, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ये मैंने बताया था, X upon Y into 100, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो अब यहां पे देखो, यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई आपका? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल इन ए विलेज ए, ई एंड डी, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? किससे पूछ रहा है? कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए डी सी? ए डी सी के टोटल चिल्ड्रन अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूं। ए डी सी, अगर ए डी सी में बात करें टोटल है कितने? ए और ये रहा डी और ये रहा सी, तो यहां पर है हमारे 68%। एडीसी किसका 68%? 5400 का। किसका? 5400 का। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मैं यहां पे लिखूं 68% ऑफ 5400, 5400, ध्यान से सुनना। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग स्कूल, नॉट अटेंडिंग, पहले मुझे निकालना है कि जो अटेंड नहीं कर रहे हैं एईडी में, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं एडी में, इतना याद रखना। एईडी में, एक सेकेंड रुको, एईडी की बात कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग, ए ई और डी। हाँ ये 68% ही आ रहा है ना, सॉरी ये नहीं है, ये हुआ 40 और 20, हाँ 68%, 68%। बात समझ में आती है? या आप इसे थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसे रेशियो में चेंज कर लो, रेशियो का निकालना आसान होता है। अब ध्यान से सुनना, ये कट जाएगा, 2 से कट करो 27 और यहां पर आ जाएगा 16। इसके लिए बेस आप 27 ले सकते हो, इसके लिए बेस आप 16 ले सकते हो। अब बात होती है, ध्यान से देखेंगे, मैं इसे रब करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से आपको डिटेल में समझाता हूं। इसने हमसे पूछा है ए, ई और डी में नॉन अटेंडिंग, मान लीजिए एक्स है, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, एक्स है, ठीक है। अब और टोटल, अब ध्यान से सुनना, ठीक, टोटल अटेंडिंग में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नॉट अटेंडिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, और नॉन अटेंडिंग किस में निकालना है मुझे? नॉन अटेंडिंग निकालना है ए, ई और डी में। अप्रोक्सीमेटली हमसे पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया? अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर है 68%,
किसका 68%? 27 का। ये तो टोटल चिल्ड्रन हो गए। इसमें से माइनस कर दो अटेंडिंग वाले, माइनस क्या कर देंगे? अटेंडिंग वाले। तो अटेंडिंग वाले किस किस के? अटेंडिंग वाले AED, A, E और D। अगर मैं इन्हें जोड़ू तो ये कितना आ रहा है? 9 और 5 14 और हाँ 66%। तो किसका 66%? 66% ऑफ 16। ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे पास नॉन अटेंडिंग। ठीक है, अपॉन व्हाट परसेंट पूछा गया ना, अपॉन किससे पूछा गया है? ठीक है, ध्यान से, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ABC। अगर मैं बात करूं ABC में, तो ABC में मेरे कितना है यहाँ पर? A, B और C। ये कितना हो जाएगा? 32 और 28, 60% हो जाएगा। तो 60% ऑफ 27, 60% ऑफ 27। ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा इनटू 100। ये हुआ मेरा व्हाट परसेंट का केस। अब मैं देख रहा हूं कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। यहां पर बचेगा 68 इंटू 27। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, खामखा कैलकुलेशन बढ़ाई इतनी। या मान लीजिए अपन शुरू में सही से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास? 100 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं ये कट हुआ मेरा। ठीक है, ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 780, इसमें से इसे माइनस करके अपॉन 6 इंटू 27 इंटू 10, जो कि आपका आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है, 13 अपॉन, ये कट हो जाएगा ना, ये कट हो जाएगा 13, हाँ तो 130 अपॉन 27। यस, ये पूरा आ जाएगा सॉल्व करके 130 अपॉन 27 इंटू 10। तो ये लगभग, अगर मैं 5 से कट करता हूं तो 5 बार चला जाएगा, तो लगभग 50% के जस्ट आसपास आएगा, जो कि कितना है? 50% के आसपास आएगा। 50 से थोड़ा सा, अगर मान लीजिए यहां पर 26 होता तो 50 आता भाई। अगर 13/26 होता तो 1/2 50 आता, लेकिन यहां पर 27 है तो मतलब 50 से कम जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48। तो आंसर होगा मेरा 48%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा, एक ही क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? The income of A 20% more than B and the income of C is 10% less than the sum of income of A and B. If the income of C is 19,800, then by what percent is C income if the income of C more than the income of B? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले कहा कि A is 20% more than B, मतलब A B से 20% ज़्यादा है। अगर B 100 तो A कितना है? 120 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 6:5 का रेशियो आ जाएगा। आ गया या नहीं आ गया? इसके बाद दोस्तों इसने ये कहा है कि जो C है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। C की कंपैरिजन हुई है A और B से। C इज 10% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ A एंड B। तो अगर A और B 100 है तो C कितना हो जाएगा? 90, जिसे कहा जाता है उसे 100 मान लेते हैं। तो ये कितना होगा यहाँ पर? 9:10। अब दोस्तों कंपैरिजन कैसे होगी, ध्यान से सुनो। आप एक बात समझो, A और B यहाँ पर बेस कितना है? टोटल 11। A और B यहाँ पर कितना है? 10। तो ये सेम होना चाहिए भाई। देखो, मैंने कहा था रेशियो कब मर्ज होगा? जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। याद करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया 60 और ये हो गया 50। जैसे आपने 11 से मल्टीप्लाई की, ये हो गया 90 और ये हो गया 110। अब देखो टोटल 110। अब आप ABC का रेशियो लिख सकते हो, ये 99 आ जाएगा। अब आप A, B और C का रेशियो लिख सकते हो। A कितना आ जाएगा? 60, B आपका आ जाएगा 50 और C आ जाएगा आपका 99। अब आपसे पूछा गया है C कितना ज़्यादा है B से, तो B आपका 50 और C आपका 99 है। तो कितना ज़्यादा है? अगर परसेंटेज में ज़्यादा या कम पूछा जाता है तो ऊपर आएगा दोनों का डिफरेंस, कितना आएगा? 49। नीचे आएगा बेस जिसका पूछा गया, इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो आंसर विल बी
8%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने फिर कहा था कि रेशियो तभी मर्ज होगा जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो रेशियो कभी मर्ज हो नहीं सकता। तो कॉमन तो यहाँ पर था, ये a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है, तो जो कॉमन है उन दोनों को मैंने क्या कर लिया, सेम कर लिया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट एक और डीआई का क्वेश्चन है, इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ये थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा देता है और कुछ नहीं, ठीक है। और इस डीआई के ऊपर जो क्वेश्चन है, आप इसे प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, बहुत आसान है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में जानकारी चाहता होगा तो अब आप देख सकते हैं, ये होमवर्क है आपका। प्लीज़ इसे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 2020 का, ये क्वेश्चन आपका 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बताइए क्या ये टफ है? ये तो बहुत आसान है। 20% ऑफ, 20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई बराबर, ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने किया है 50% ऑफ x माइनस वाई। आप एक बार देखो तो सही कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसान पूछता है, हम तो फिर भी बहुत ठीक ठाक लेवल पे जा रहे हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब मेरे से x इज टू वाई पूछा है, या तो मैं इसे कह दूं कि मेरे से x बटा वाई पूछा है एक तरीके से। तो 2 की मल्टीप्लाई की तो 2x प्लस 2y, यस। और अगर 5 की मल्टीप्लाई अंदर की तो ये कितना होएगा, 5x माइनस 5y। दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 3x बराबर 7y आ रहा है। जब दो चीजें इक्वल होती है तो मैंने आपको बताया था रेशियो उल्टा हो जाता है, 7:3 हो जाएगा। ये रहा आपका बी ऑप्शन आपके सामने। देख रहे हो कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में और रेशियो में ये क्वेश्चन भी बताया था। तो ये भी आपका 2020 में पूछा जा चुका है। 2020 में सारा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 है। अगर मैं बात करूं, ये खर्चा है, ये इसकी सेविंग है, और इसका जो रेशियो दिया गया है ये 5 है और यहाँ पर 1 है। तो इनकम कितनी रही होगी मुझे ये बताओ। अगर 5 खर्चा करता है, 1 बचाता है, तो इनकम रही होगी 6। मानोगे यानी बात को? क्लियर। अब टोटल गेम सारा परसेंटेज में चलता है। जब परसेंटेज में चलता है तो मैं अपनी तरफ से 1-1 जीरो लगा सकता हूँ या 2 जीरो भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। हर इनकम इंक्रीज बाय 10%। अब इनकम 10% से इंक्रीज हो गई। 60 का 10% होता है 6, तो अब इनकम हो गई 66। सेविंग इंक्रीज बाय 8, अब ये 8 से इंक्रीज हो गई। ये किससे इंक्रीज हो गई? 8 से। अगर आप इसे और थोड़ा सा सॉल्व करना, मतलब अच्छे सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट वगैरह ना आए, तो आप इसकी 1-1 जीरो और बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 60 हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 660। अब यहाँ पर ये 8% बढ़ गई इसकी सेविंग 8% बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 108। जो 660 कमा रहा है उसकी सेविंग 108 हो गई। तो इसका मतलब अब उसका खर्चा कितना है? 660 में से 108 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 552। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जो एक्सपेंडिचर पहले 500 था, 552 है। तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना इंक्रीज आया? तो 52 का इंक्रीमेंट आ रहा है। किस पे आ रहा है? 500 पे इंटू 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 10.4%। सेम टू सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कई लोग इसे छोड़ के भी आए होंगे कि बहुत टफ है। टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ बिल्कुल नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F, ठीक है जी। अब दोस्तों कितना दिया है? 2 रेशियो 3। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका A भी 2 है, C भी 2 है, E भी 2 है। मतलब आपको एक तरीके से A बराबर C बराबर E बराबर 2 दे दिया इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ये सारा गेम रेशियो में चला हुआ है। B, D और F ये कितना है? 3 है। मतलब आपको B, D और F ये कितना दे दिया? आपको 3 दे दिया इन टर्म्स ऑफ रेशियो। आपसे जो पूछा है, आपसे क्या पूछा है? ध्यान से सुनो। XA प्लस YC प्लस ZA अपॉन XB प्लस YD प्लस ZF। एक बात बताओ, A की जगह भी आप 2 रखेंगे, C की जगह भी 2 रखेंगे, E की जगह भी 2 रखेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में XYZ बचेगा या नहीं बचेगा? आप B की जगह भी 3 रखेंगे, D की जगह भी 3 रखेंगे और F की जगह भी 3 रखेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तब भी नीचे X प्लस Y प्लस Z बचेगा। तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2/3, मतलब जो कि कितना हो जाएगा? 2:3। तो
तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा आपका प्रीवियस ईयर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप अब इजीली कर लेंगे। तो इतना ही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो के मैंने आपको करा दिए हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डीआई में थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी आपकी, मैं डीआई अलग से भी कराऊंगा, डोंट वरी, जहां पर आपको कैलकुलेशन के बारे में समझाऊंगा। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लगा है, नंबर सिस्टम से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा आपको। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।